गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग अशोक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़े थे और आज की क्लास में अशोक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उनके कार्यों को देखेंगे। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी जो अशोक के अभिलेख है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? तो पहला शिलालेख, दूसरा में स्तंभ लेख और तीसरा जो है गुहा लेख। क्या? गुफा लेख। यानी अशोक के जो अभिलेख है उसको हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं। एक में शिलालेख, 2 में स्तंभ लेख और 3 में गुफा लेख। का गुफा लेख। शिलालेखों की संख्या 14 है। जो अशोक के अभिलेख को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं उसमें पहला क्या आता है? शिलालेख है। तो शिलालेख की संख्या कितना है? तो अशोक के जो शिलालेख है उसकी संख्या 14 है। 1750 में सर्वप्रथम टी फैंथलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। जो टी फैंथलर था, कौन? टी फैंथलर जो था दिल्ली में अशोक के स्तंभ का क्या किया? पता लगा था। कब? 1750 में। लेकिन सर्वप्रथम अशोक के स्तंभों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसको? जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में। क्या? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में उसको पढ़ने में सफल रहा। 1838। किसी बुक में 1837 भी देता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में 1838 ही दिया गया है। आप लोग जाकर 12th का जो एनसीईआरटी बुक है, जो हिस्ट्री का पार्ट 1 जो है, भाग 1 है, उसमें देख सकते हैं 1838 दिया हुआ है, लेकिन किसी बुक में 1837 भी दिया हुआ है। तो 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। जो भी अभिलेख लिखाया था अशोक, उसका संबंध किससे था? तो प्रशासनिक सेवाओं से था। प्रशासन के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। लेकिन एक स्तंभ लेख जो उसका है, जो रूमीदेई का है। कौन? रूमीदेई का जो अभिलेख है, रूमीदेई का जो अभिलेख है वह आर्थिक, उसका विषय क्या है? आर्थिक विषय है, जिसमें रूमीदेई यानी जब अशोक, पिछला क्लास में बताया कि जब अशोक लुम्बिनी की यात्रा पर गया, रूमीदेई क्या था? नेपाल में। तो लुम्बिनी की यात्रा पर गया तो वहां पे कर की जो दर था 1/6 था, उसको घटाकर 1/8 कर दिया। तो इसका जो रूमीदेई का जो विषय है वह आर्थिक विषय है, लेकिन उसका जो सभी अभिलेख है वह प्रशासनिक से संबंधित है। याद रखिएगा। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यानी शिला लेखों की संख्या कितना है? शिला लेखों की संख्या 14। तो उसी प्रकार स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। उसमें देखिए पहला प्रयाग स्तंभ लेख। क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ था? यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में, कहा? अकबर ने क्या किया? इलाहाबाद में के किले में स्थापित करवाया। जो प्रयाग स्तंभ लेख है यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। 2 में देखिए दिल्ली टोपरा लेख। क्या है? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली लाया गया। यानी जो दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है, स्तंभ लेख जो है, यह पहले कहाँ था? यह पहले टोपरा में था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक हुआ, तुगलक शासक जो हुआ फिरोज शाह तुगलक, वह क्या किया? इस स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली में लाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो था टोपरा से दिल्ली में लेके आया, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा लेख भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दिल्ली मेरठ लेख। क्या? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख पहले मेरठ में स्थित था। जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है वह पहले कहाँ था? पहले मेरठ में स्थित था, लेकिन इसको दिल्ली में लाने का श्रेय किसका है? तो फिरोज शाह को है। फिरोज शाह ने क्या किया? इसको भी लाके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। यानी
फिरोज शाह तुगलक द्वारा 2 टोपरा दिल्ली टोपरा अभिलेख, 2 में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ये 2 जो स्तंभ लेख है ना, इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा एगो का क्या हुआ, एगो मेरठ से दिल्ली में लेके आया और दूसरा का टोपरा से दिल्ली में लेकर आया। अगला देखिए 4 में देखिए रामपुरवा, कौन, रामपुरवा स्तंभ लेख भी है। रामपुरवा यह स्तंभ लेख पूर्वी चंपारण बिहार में स्थापित है। कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण का जो है बिहार में पड़ता है पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण में ही स्थित क्या है, रामपुरवा स्तंभ लेख, जो अशोक के द्वारा लगाया गया था। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया। 1872 में इसका खोज किया कौन, कार्लायल ने किया था। इस स्तंभ लेख की विशेषता क्या है, तो इस स्तंभ पर क्या है, एक वृषभ, क्या, एक वृषभ का चित्र बनाया गया है। वृषभ मतलब सांड, उस पर क्या है, एक सांड का चित्र बनाया गया है। किस पर, रामपुरवा वाला पर। रामपुरवा के जो स्तंभ लेख है उस पर क्या है, उसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया था, और इस स्तंभ पर वृषभ का चित्र बना है। याद रखिएगा, वृषभ का चित्र बना है। 5 में देखिए लौरिया अरेराज। अरेराज का क्या है, बगल में है, बेती वाला रोड में पड़ता है। अरेराज से जब जाइएगा बेती वाला रोड में, वहीं पे पड़ता है। इधर से जाइएगा दाहिने साइड में ही पड़ जाएगा कौन, लौरिया अरेराज, पूर्वी चंपारण बिहार में है। यहाँ पे भी क्या है, अशोक का स्तंभ बनवाया गया है, जो अभी भी है, क्या, अभी भी स्थित है। अगला देखिए 6 नंबर में लौरिया नंदनगढ़, क्या, लौरिया नंदनगढ़ जो क्या है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ये भी बिहार का, पश्चिमी चंपारण का जो बिहार राज्य में है, जिस पर मोर का चित्र बना है। लौरिया जो नंदनगढ़ जो अशोक का स्तंभ लेख है, वह पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। जिस स्तंभ लेख पर क्या है, मोर का चित्र बना हुआ, क्या है, मोर का चित्र बना हुआ है। अगला देखिए रूमीदेई लेख, क्या है, रूमीदेई स्तंभ लेख। यह जो है ना रूमीदेई स्तंभ लेख जो है, यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। क्या, सबसे छोटा स्तंभ लेख है। यह नेपाल में स्थित है। कहाँ है, तो रूमीदेई जो है नेपाल में है। यहीं पे क्या किया था, जब अशोक लुम्बिनी की यात्रा किया था, तो उसी समय क्या था, रूमीदेई स्तंभ लेख लिखा गया था। और इसी में क्या किया था, कर का जो मात्रा था 1/6 था, उसको हटाकर 1/8 कर दिया था। और रूमीदेई जो स्तंभ लेख है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। यहाँ पे देखिए शीर्ष पर पीठ सटाए 4 सिंह, यानी जो अशोक का स्तंभ लेख है उसमें एक स्तंभ लेख ऐसा मिला हुआ जिस पर 4 गो सिंह का हुआ आपस में पीठ सटाए हुए क्या है, बैठे हुए हैं। वह सारनाथ स्तंभ में है। क्या है, तो सारनाथ का जो स्तंभ है ना, सारनाथ का जो स्तंभ है उसी में क्या हुआ, उसके शीर्ष पर 4 सिंह जो है ना, 4 सिंह आपस में पीठ सटाए बैठे हुए हैं। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आजकल भी देखिएगा जो भारत का सिक्का आता है ना, उस पर क्या होता है, यही अशोक का जो सिंह वाला स्तंभ लेख है, इसका क्या होता है, उस पर चित्र अंकित होता है। तो ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। किसको अपनाया गया, तो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है ना, सारनाथ का जो स्तंभ लेख है उस पर 4 सिंह, उसके शीर्ष पर 4 सिंह अपने में क्या आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं, उसी को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित किया गया है। देख लिए थे कि स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अब उसके शिलालेखों की संख्या देख रहे हैं, यानी शिलालेख अशोक के जो शिलालेख था 14 था। अभिलेख को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, जिसमें से स्तंभ लेख देख लिए हैं। स्तंभ लेखों की जो संख्या 7 था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, और उसी में आगे क्या है, अब शिलालेख के बारे में देख रहे हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 था, उस शिलालेखों को हम लोग देख रहे हैं। अशोक के 14 शिलालेख और उसका विषय निम्न है, यानी किस शिलालेख में किस विषय पर चर्चा किया गया है। तो शिलालेख यानी पहला शिलालेख है, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी जो पशु का बलि दिया जाता है उसकी निंदा किया गया है पहला शिलालेख में। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यानी अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसमें मनुष्य यानी आदमी और जानवर पशु के दोनों के चिकित्सा, यानी उसका जो चिकित्सा है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तीसरा शिलालेख में है राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह राज्य का दौरा करे,
यानी जो अशोक के तीसरा शिलालेख है उसमें कहा गया है, अशोक जो है राजा अशोक जो है आदेश दिया है अपने अधिकारियों को कि वह राज्य का दौरा करे। क्या करे? राज्य का दौरा करे और देखे कहां कौन सा कमी है उसको पूरा करे। यानी शिलालेख 3 में है। चौथा शिलालेख में है कि धर्म से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। जो चौथा शिलालेख है उसमें धर्म से संबंधित जो बात कहा गया है, नियम कहा गया, उसका उल्लेख किया गया है शिलालेख 4 में। अब अगला में देखिए, 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। किसका? तो धर्म महामात्रों, यानी धर्म का जो प्रधान होता है उसको महामात्र कहता है। धर्म महामात्रों की चर्चा किया गया है 5वां शिलालेख में। 6ठा शिलालेख में है आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। 6ठा जो शिलालेख है उसमें आत्मनियंत्रण, क्या? आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है 6ठा शिलालेख में। 7वां और 8वां जो शिलालेख है उसमें अशोक के दिव्य यात्राओं का उल्लेख किया गया है। यानी 7वां और 8वां जो शिलालेख है उसमें अशोक के द्वारा किए गए यात्रा, क्या? अशोक के द्वारा किए गए यात्राओं की चर्चा किया गया है 7वां और 8वां शिलालेख में। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। जो 9वां शिलालेख है उसमें सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख में अशोक आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचे। यानी 10वां जो शिलालेख है उसमें अशोक का किया आदेश दिया है कि राजा और जो उच्च अधिकारी है वो हमेशा जनता की भलाई के लिए क्या करे? सोचे, हर क्षण प्रजा के बारे में हित में सोचे। 11वां जो शिलालेख है उसमें धर्म के वरदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी 11वां शिलालेख में जो है धर्म के जो वरदान है, यानी जो अशोक का किया था, जो प्रतिपादन धर्म का किया था उसको क्या किया था 11वां शिलालेख में उसका चर्चा किया गया है। यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है धर्म को 11वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों की समान की बात कही गई है। यानी जो 12वां शिलालेख में है उसमें सभी प्रकार के जो है ना, सभी प्रकार के जो बात है उसको समान करने की बात कही गई है 12वां शिलालेख में। सभी प्रकार के विचार जो है उसको समान करने की बात कही गई है 12वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और इसी में क्या था, अशोक का जो हृदय परिवर्तित हुआ उसके बारे में चर्चा किया गया है। 13वां शिलालेख में अशोक का जो है कलिंग पर जब आक्रमण होता है और कलिंग युद्ध होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है 13वां शिलालेख में। और अशोक का जो हृदय परिवर्तन होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है 13वां शिलालेख में। 14वां और आखिरी जो शिलालेख है उसमें अशोक जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। यानी 14वां जो शिलालेख है उसमें अशोक क्या करता है? जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ये रहा अशोक का 14 शिलालेख, जिसके बारे में शिलालेख और उसके विषय के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।